Hello dear students, welcome to my classroom. Let's discuss science worksheet number 11 that you have to submit on 6th of November. वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आगे की वर्कशीट टाइमली मिलती रहे. Again the topic of the worksheet is from the chapter Getting to Know Plants and the topic is stem. Stem is the part of the plant which usually grows above the ground. तो हमें पता है कि जो stem है वो plant का upper part है जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है. अदरवाइज जो रूट्स हैं दे ग्रो बिलो द ग्राउंड. इट इज़ जनरली ग्रीन इन कलर. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इट्स ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड एंड बेयर्स ब्रांचेस. और वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करता है और उसके पास क्या है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स है और ब्रांचेस पे लीव्स हैं. देन इट हैज़ फ्लावर्स एंड बड्स. सो द पॉइंट्स ऑन द स्टेम वेयर लीव्स आर नोन एज नोड्स. और जहाँ पे जिन पॉइंट्स पे लीव्स होते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड्स. दैट इज़ कॉल्ड नोड्स. नाउ देयर आर टू नोड्स. ये दो नोड्स हुई तो इनके बीच का जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड. द पोर्शन इज कॉल्ड इंटरनोड. सो द पोर्शन बिटवीन द टू nodes is called internode. So look at the plant shown in the picture given below and note its part. If you have a potted plant at your home, then try to identify its stem. तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें हमें प्लांट दिखाया गया है. See, their parts of the plant are here. It is leaf, then stem. This is stem. It bears leaf, and this portion is node. This is also node. This is also node, and the portion between the two nodes is internode, and this is flower. The stem is bearing flower. So if you have plants at your home, then try to identify the stem. Now what does the stem do? Stem के functions क्या हैं? Supports a plant to stand upright. It helps the plant to stand upright. सीधा खड़े रहने में plant की help करती है stem. Holds leaves, flowers, fruits and बर्ड्स. और उसके ऊपर लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और बर्ड्स होती हैं. सो ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. यहाँ से वाटर, हम यहाँ पे सॉइल में से वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक. तो वो कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ स्टेम. ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो फूड है, फूड लीव्स में बनता है, उस फूड को हर पार्ट में पहुंचाने का काम भी कौन कर रही है? स्टेम. इन सम प्लांट स्टेम मेक्स फूड फॉर प्लांट्स लाइक इन कैक्टस. और कुछ प्लांट्स में जो स्टेम है वही खाना, उसी में खाना बनता है, उसी में फोटोसिंथेसिस होता है. फॉर एग्जांपल इन कैक्टस, आपने देखा कि कैक्टस की जो है स्टेम किस तरह की होती है, मॉडिफाइड होती है. सो वहीं पर फूड जो है वो बनता है with the help of process photosynthesis. Now Rita took a small plant with white flowers. She cut it from the stem base and placed it in a glass containing colored water. She left it undisturbed for one day. तो रीटा ने क्या किया, एक फ्लावर लिया और उसको स्टेम बेस से कट कर दिया और उसको डिप कर दिया एक कलर्ड वाटर में, जो कि ब्लू कलर का वाटर है, और उसको एक दिन के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दिया. अब जब उसने इसको नेक्स्ट डे ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि देयर आर कलर पैचेस ऑन द पेटल्स ऑफ वाइट फ्लावर ऑफ द प्लांट. की जो फ्लावर था उस पर क्या आ गए थे, कलर्ड पैचेस उस पर उसको दिखाई दिए. तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो वाटर था दैट इज़ कंडक्टेड फ्रॉम द बेस टू द टॉप विद द हेल्प ऑफ किससे? स्टेम से. स्टेम ने जो वाटर आई, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना यहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वही यहाँ पे हुआ कि यहाँ पर जो वाटर है वो कंडक्ट हो गया. तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट हैपन बिकॉज ऑफ कंडक्शन ऑफ कलर्ड वाटर. कहाँ से कंडक्ट हुआ? from the base
base with the help of tubes, narrow tubes present inside the stem, present inside the stem. तो स्टेम में जो ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, जिसे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज जाइलम, वो वाटर को कंडक्ट कर देती है नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस वजह से जो फ्लावर्स में ब्लू पैचेस नज़र आए। सो नेक्स्ट इज स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स। तो स्टेम क्या कर रही है, वाटर को कंडक्ट कर रही है, वाटर को रूट से लीव्स तक पहुंचा रही है। मिनरल्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर मूव अप इन द स्टेम अलॉन्ग विद वाटर। और वाटर के साथ क्या डिजॉल्व है वाटर में, मिनरल्स, तो वो भी वाटर के साथ ऊपर जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। और वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो लीव्स तक पहुंच रहे हैं और बाकी पार्ट्स तक पहुंच रहे हैं प्लांट के विद द हेल्प ऑफ नैरो ट्यूब्स। कुछ ट्यूब्स प्रेजेंट है स्टेम के अंदर। फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर स्टेम, तो इसके अंदर कुछ ट्यूब्स प्रेजेंट है जिनसे जो वाटर है वो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। सो दिस कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड द स्टेम। नाउ लेट अस चेक व्हाट वी हैव लर्नड। फर्स्ट इज द fill in the blanks. Conduction of water takes place through, this is the blank here is wrong, it should be here. So you can write the conduction of water takes place through narrow tubes present inside the stem. Second is stem conducts water and minerals. वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती है। मिनरल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। Appearance of colored patches on petals of white flowers was due to conduction of colored water from glass by tubes present in stem. तो किसके कारण हुआ था कलर पैचेस, इसी वजह से हुआ था क्योंकि कंडक्शन ऑफ कलर्ड वाटर हो गई थी फ्रॉम ग्लास बाय ट्यूब्स प्रेजेंट इन स्टेम। यस राइट। राइट टू फंक्शंस ऑफ स्टेम, तो आपने टू फंक्शंस, यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस ऊपर दिए गए हैं, तो उनमें से एनी टू फंक्शंस यू कैन राइट। सो हियर यू कैन राइट सपोर्ट अ plant to stand erect, upright, or hold water, or leaves, flowers, fruits and buds. Any two you can write from here. So this is your science worksheet. साइंस वर्कशीट के साथ आपकी जो नेक्स्ट वर्कशीट आई है वो है आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट। चलिए अब जल्दी से हम उसे भी कर लेते हैं। सो दिस इज़ योर सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 12. अगेन यू हैव टू सबमिट ऑन 6th November. Don't forget to mention your name and the name of your class teacher. And this worksheet is from the chapter 2, from hunting, gathering to growing food. So a changing environment. Around 12,000 years ago, there was major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. तो 12,000 साल पहले बहुत सारी चेंजेस आए हमारे क्लाइमेट में, जिससे जो हमारा जो क्लाइमेट है वो वार्म बन गया इन मैनी एरियाज। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, जिससे कि ग्रासलैंड्स की डेवलपमेंट हुई। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। अब ग्रासलैंड बढ़ गए, जब ग्रास वाला एरिया बढ़ जाएगा तो कौन से जो है एनिमल्स इंक्रीज होंगे जो ग्रास पे डिपेंड करते हैं। सो डियर, गोट, शीप, कैटल, इनकी बहुत ज़्यादा नंबर में ये बढ़ गए। तो who hunted these animals now followed them, और इनकी हंटिंग कम हो गई और जो इनका शिकार करते थे उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया उनको फॉलो करना और ये लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, मतलब उनके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया कि एनिमल्स कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या उनकी फूड हैबिट्स है, क्या उनके ब्रीडिंग सीजन्स है। सो दिस इज़ अ चेंजिंग एनवायरनमेंट दैट अकर्ड अराउंड 12,000 years ago. Then are the names and the dates. Archaeologists had given different names for the period of history and often these names are very lengthy. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पीरियड्स जो हिस्ट्री के हैं उनका बताया और उनको डिफरेंट नेम्स दिए और वो नेम्स बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। द अर्लीस्ट पीरियड इज़ कॉल्ड अ पैलियोलिथिक. दिस कम्स फ्रॉम 2 Greek words, पैलियो, तो ये
दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, वन इज़ पेलियो एंड अदर इज़ लिथोस। लिथोस का मतलब होता है स्टोन और पेलियो मीन्स ओल्ड, राइट। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, क्योंकि उस टाइम में स्टोन से बने टूल्स यूज़ होते थे, सो इस एरा का नाम दिया गया Paleolithic. The Paleolithic period extends from 2 million years ago and to about 12,000 years ago. This long span of time covers 99% of human history. तो हमारी 99% of human history जो हम है वो कहाँ पर कवर हो जाती है? Paleolithic age में। और ये टाइप 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 मिलियन ईयर्स अगो तक ये चला। द period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 year ago is Mesolithic। तो जब सबसे ज़्यादा environmental changes हुए उस पीरियड को हमने नाम दिया मेसोलिथिक। और उस टाइम में जो टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा छोटे बनते थे, टाइनी थे। सो स्टोन टूल्स ही थे बट वो छोटे साइज़ के थे, तो उनको क्या नाम दिया गया? माइक्रोलिथिक। तो टूल्स का नेम था माइक्रोलिथिक। द स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। The next stage from about 10,000 years ago, it is known as Neolithic. Neo means new and lithos means stone. तो इसलिए नेम था न्यू स्टोन एज। सो द नेम इज नियोलिथिक, राइट। सो हमने 3 पीरियड्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट इज पेलियोलिथिक, नेक्स्ट इज मेसोलिथिक, लास्ट इज नियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक जो है वो सबसे ओल्ड है और सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए मेसोलिथिक में, और उस टाइम के जो टूल्स थे उनको कहा गया माइक्रोलिथ्स, और जो न्यू स्टोन एज थी उसको कहा गया नियोलिथिक, राइट। तो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। व्हेन डिड मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड अकर्स? कब हुए? अभी हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा चेंजेस थे कब हुए? मेसोलिथिक एज में, राइट, मेसोलिथिक। सो द मैक्सिमम चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग Mesolithic period, that is about 12,000 years ago. So what are microliths? Microliths are the stone tools found during, यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे, इसको लिख लेंगे Mesolithic period. Mesolithic period are generally tiny and are called microliths. तो आप ये यहाँ से लिखेंगे कि the stone tools found during Mesolithic period are generally tiny and are called microliths, right? Then is, what do you understand by the term Neolithic? Neolithic से आप क्या समझते हैं? Neo means new and lithos means stone, hence new stone age. So this is the answer number 3. So this is your worksheet of social science. I hope आपको दोनों worksheets बहुत अच्छे से समझ आई होंगी. So please आप कमेंट ज़रूर करें and do like, share and subscribe the channel. Thank you.